हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा मेडिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे ज़ेनफ्लॉक्स ओजेड टैबलेट के बारे में, सीखेंगे इसका बेसिक यूज़ और जानेंगे इसका डेली डोज, साइड इफ़ेक्ट्स और वार्निंग्स। ज़ेनफ्लॉक्स ओजेड टैबलेट। ज़ेनफ्लॉक्स ओजेड टैबलेट इज़ क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड एंटीबायोटिक। मतलब कि ये जो मेडिकेशन है ये एंटीबायोटिक क्लास में आता है। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग्स, एक ओफ्लॉक्सिन 200 mg, दूसरा ऑर्नेडाजोल 500 mg। तो इसके मैन्युफैक्चरर है मैनकाइंड फार्मा और ये ड्रग जो है दो डिफरेंट ड्रग्स के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। उसी के साथ शेड्यूल एच का ड्रग है, मतलब आप इस ड्रग को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते हैं, डॉक्टर को पूछ के ही ये ड्रग आपको लेना है। अब जानते हैं ओफ्लॉक्सिन के रोल के बारे में, यानी कि ओफ्लॉक्सिन है जो काम क्या करता है। तो साधारण सी बात है, ओफ्लॉक्सिन एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए काम में आता है, कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आता है। और इसी के साथ यह मेडिकेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स इस कैटेगरी में आता है, इसे हम FQ भी कह सकते हैं। और ये काम करता है, बैक्टीरिया को रोकने में काम करता है और बैक्टीरिया को मारने के लिए भी इसका काम करता है। वैसे ही ऑर्नेडाजोल की हम बात करें तो ये एक एंटी प्रोटोजोल ड्रग है जो प्रोटोजोल इन्फेक्शन होता है या जिसे हम परजीवी कहते हैं, उनके खिलाफ ये अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है। एंटी एमोएपिक एक्शन जिसे हम कहते हैं, जैसे अमीबा हो गया, परजीवी होते हैं, इन जैसे पैरासाइट के कारण होने वाले इन्फेक्शन को ऑर्नेडाजोल ठीक करता है। ये बहुत सारे पैरासाइट्स के कारण होने वाले इन्फेक्शन जैसे कि ट्राइकोमोनियासिस और अमीबाएसिस, जियार्डियासिस है, अब सभी के ट्रीटमेंट में यह काम आता है। अब हम बात करते हैं ज़ेनफ्लॉक्स ओजेड टैबलेट के बेसिक यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले ये ट्रीट करता है डायरिया को, यानी कि दस्त की दिक्कत है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत है। उसी के साथ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, UTI, जैसे आपके यूटेरस में, किडनी में इन्फेक्शन है, उसमें भी ये काम आता है। उसी के साथ इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, यानी कि आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक में इन्फेक्शन है, उसमें भी ये काम आता है। उसी के साथ RTI में भी ये काम आता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, लंग्स में, एसोफेगस में इन्फेक्शन है और वो किसी दूसरे मेडिकेशन से ट्रीट नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तब आप ये मेडिकेशन ले सकते हैं। उसी के साथ गोनोरिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद इन्फेक्शन ऑफ जेनिटल में भी इसका उपयोग किया जाता है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, यानी कि पेट से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन है, तो यह मेडिकेशन उसमें उपयोगी पड़ता है। उसी के साथ हम देखते हैं 8वें नंबर का यूज़। हम देखें तो अमीबा और जियार्डिया, अमीबा के कारण होने वाला अमीबाएसिस और जियार्डिया के कारण होने वाला जियार्डियासिस, ऐसे कंडीशन में भी इस मेडिकेशन का उपयोग होता है। ट्राइकोमोनियासिस जैसे कंडीशन में भी इसका उपयोग होता है। वैसे ही वाइजानल इन्फेक्शन में, जब वाइजानल इन्फेक्शन होता है तब भी ये मेडिकेशन उसमें काम करता है, जिसे हम वेजिनोसिस कहते हैं, वेजिनोसिस इन्फेक्शन कह सकते हैं। और जब अपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण मसूड़ों में सूजन वगैरह आ जाती है, उसमें भी ये मेडिकेशन काम करता है, या फिर इसे इन्फेक्टेड गम्स हम कह सकते हैं। उसी के साथ हम इसके डोज के बारे में बात करें तो डोज इन अडल्ट, यानी कि जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर ओफ्लॉक्सिन 200 mg 2 टाइम, यानी कि सुबह शाम एक 200 mg की, और ऑर्नेडाजोल 500 mg की सुबह शाम हम दे सकते हैं। कम से कम 1 गोली दिन में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 गोली सुबह शाम, उससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। और जब बच्चों में हम इस डोज की बात करते हैं तो ये अडल्ट के हिसाब से आधा, हाफ ऑफ अडल्ट डोज हम दे सकते हैं। ओफ्लॉक्सिन 50 mg पर 5 ml में बोतल में आता है और ऑर्नेडाजोल 125 mg विच 5 ml में आता है। पर हम सलाह देंगे कि ये कोई भी मेडिकेशन बिना डॉक्टर के एडवाइस के हम नहीं ले। बच्चों के लिए तो खास करके हमको डॉक्टर को दिखा के ही ये मेडिकेशन लेना है, उसके सिवा ये मेडिकेशन नहीं लेना है। उसके साथ एच कैटेगरी का ड्रग है तो हम यह प्रिस्क्रिप्शन वाइज ड्रग है तो हम ये डॉक्टर को दिखा के ही ये ड्रग लेंगे।
वैसे ही इस मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो डिजीनेस जैसा फील होता है, हेडेक होता है, स्टमक अपसेट होता है, यानी कि पेट में जलन होंगी, एसिडिटी जैसी होंगी, नोज़िया और वॉमिटिंग होता है, उल्टी जैसा लगेगा, मचलाहट से आएंगी, लॉस ऑफ एपेटाइटिस यानी कि खाने की इच्छा नहीं होती है, भूख नहीं लगती है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। मतलब कोई की कंडीशन में पेशेंट को डायरिया हो जाएगा, कोई की कंडीशन में पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और उसी के साथ कभी कभी जो ईटिंग टेस्ट रहता है, जो खाने का टेस्ट रहता है इंसान का, वो मेटेलिक टेस्ट जैसा फील होता है। साथ ही बात करते हैं प्रेगनेंसी के बारे में, मतलब कि ये मेडिकेशन प्रेगनेंसी में ले या ना ले, तो इसका आंसर है नो। इस मेडिकेशन को प्रेगनेंसी में बिल्कुल लेना नहीं है। इसका कारण बता दूं तो ये मेडिकेशन कैटेगरी सी में आता है, मतलब कि US FDA जो अलग अलग कैटेगरी में मेडिसिन को डिवाइड करता है, तो ये सी कैटेगरी में आता है। और जब एनिमल स्टडी हुई थी तो ये रिस्की साबित हुआ था, इसलिए ह्यूमन में भी इसका रिस्क दिखाया जा सकता है। वाइड सी बात है, तो हम इस मेडिकेशन को ह्यूमंस में अवॉइड करेंगे, बिल्कुल भी अवॉइड करेंगे। हमें सेफ साइड खेलना है, तो हम ये मेडिकेशन प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं देंगे। और अगर कोई भी दिक्कत है तो हम जल्दी से जल्दी गायनेकोलॉजिस्ट की सजेशन देंगे। जो पेशेंट रहेगा उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी में इस मेडिकेशन को हमें बिल्कुल नहीं लेना है, गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह बिल्कुल लेनी है। अब बात करते हैं इस मेडिकेशन के वार्निंग के बारे में। तो ये मेडिकेशन बंद कर देनी है जब आपको ऐसा फील होता है फेंटिंग और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कि चक्कर आके अचानक से गिर जाना। अगर आपको ऐसा महसूस होता है, अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो इस मेडिकेशन को बंद कर देना है। शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, मतलब कि डिफ़िकल्टी इन ब्रेथिंग, मतलब सांस लेने में तकलीफ़ आ रही है, सांस लेने में मुश्किल जा रही है, तो ये मेडिकेशन बंद कर देना है, बिल्कुल भी लेना। डिफ़िकल्टी इन स्वॉलिंग, यानी कि जब निगलने में कोई भी एलर्जी की वजह से आपको इस मेडिकेशन को निगलने में या फिर ऐसे निगलने में तकलीफ़ हो रही है, तो इस मेडिकेशन को बिल्कुल बंद कर देना है। स्वेलिंग, मतलब कि सूजन है आँखों पे, फेस पे, माउथ पे, लिप्स पे, टंग्स पे, थ्रोट्स पे, हैंड, फीट, एंकल्स और लोअर लेग, इन जगहों पे अगर सूजन दिख रही है, स्वेलिंग सी लग रही है, तो इस मेडिकेशन को बंद करना देना चाहिए। चेस्ट पेन, स्टमक पेन और बैक पेन जैसी कंडीशन अगर हो रही है, तो इस मेडिकेशन को बिल्कुल ही बंद कर देना है लेना। इस मेडिकेशन को स्टॉप कर देना है वहीं पे। उसी के साथ बात करते हैं इस मेडिकेशन के कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, मतलब कि कौन सी कंडीशन में ये मेडिकेशन बिल्कुल ही नहीं लेना है। तो सबसे पहले डायबिटीज़ एंड अल्सो विथ लो ब्लड शुगर, मतलब कि ऐसा पेशेंट जिसको डायबिटीज़ भी है और उसका ब्लड शुगर लेवल भी हमेशा कम रहता है, ऐसे पेशेंट को ये मेडिकेशन नहीं देना है। और जो पेशेंट के ब्लड में पोटेशियम का अमाउंट कम रहता है, वैसे पेशेंट को भी इस मेडिकेशन नहीं देना है। उसके साथ जिस पेशेंट को सीजर्स आते हैं, कन्वर्जन्स आते हैं, ऐसे पेशेंट को भी ये मेडिकेशन नहीं देना है। लंग्स, किडनी और हार्ट अगर ट्रांसप्लांट है या फिर हार्ट में कोई दिक्कत है, लिवर डिसीज़ है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको ये मेडिकेशन नहीं देना है। या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी का अगर कोई पेशेंट होगा तो उसे भी ये मेडिकेशन हमें अवॉइड करनी है, बिल्कुल नहीं देनी है। या फिर एपिलेप्सी का कोई पेशेंट है, लिवर डिसीज़ का कोई पेशेंट है, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कोई पेशेंट है, तो ऐसी कंडीशन में हमें ये मेडिकेशन बिल्कुल नहीं देना है। इस मेडिकेशन को बिल्कुल प्रिस्क्राइब नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और इसी तरीके के मेडिकल लाइन के वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।